नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स को देखें तो वह है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 यानी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में राज चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में है। जैसा कि इसमें हम जानते हैं कि चाबहार जो बंदरगाह है ये भारत इसको डेवलपमेंट कर रहा है अपने सुविधाओं के दृष्टिकोण के देखते हुए, और ये ईरान में है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा, ये हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन है। चौथा प्रश्न इसमें बनता है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर या पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत। तो यह भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, जो भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत के राज्य मेघालय में। छठा, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में जो है सीनियर नेशनल यानी सीनियर राष्ट्रीय सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वे हैं कामी रीता शेरपा। अब इन सभी जानकारी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो नीदरलैंड में हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम यानी जो नीदरलैंड में जो रॉटरडैम बंदरगाह शहर है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। दूसरा देखते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में जो ईरान में है। तो इसमें देखते हैं भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है, यानी इसकी लोकेशन देखते हैं तो यह आपका है भारत के लिए रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है, यानी सामरिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित एक चाबहार बंदरगाह है। अगला इसमें देखते हैं वह प्रश्न यह है कि इंग्लैंड के किस महत्वपूर्ण खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो जेम्स एंडरसन के बारे में देख लेते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज, यानी ये तेज गेंदबाज हैं, तो इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वो क्रिकेट को अलविदा कर देंगे। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। वहीं जिमी के नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज हैं, यानी इम्पोर्टेंट है कि जेम्स एंडरसन का जो शॉर्ट नाम है को जिमी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम पूछा सकता है कि इस महत्वपूर्ण खिलाड़ी का जो शॉर्ट नाम है वो जिमी है, तो वो जेम्स एंडरसन है। और ध्यान देना है कि उन्होंने 700 विकेट लिए हैं और टेस्ट के इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक विकेट जो है 700 विकेट जेम्स एंडरसन का है, जिनका शॉर्ट नाम जिमी के नाम से जाना जाता है। और ओडीआई में 269 विकेट भी इनके नाम है। अगला देखते हैं तो अमन सहरावत हैं। इसमें देखें तो अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियन यानी एशियन चैंपियन है, ध्यान देना है। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, तो तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया। ध्यान देना है कि इस बार जो है फ्रांस के पेरिस में जो है वो ओलंपिक जो समर ओलंपिक है 2024 में आयोजित किया जाएगा, जुलाई 2024 में।
यानी इसी साल। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें भारत फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में किया गया उसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति एक्सरसाइज शक्ति यानी जो शक्ति एक्सरसाइज शक्ति है, यह भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है कि 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई, ध्यान देना ये स्थान भी, ये मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ध्यान देना है कि आज 15 मई है तो अभी 2 दिन ही इसके हुए हैं, 26 मई तक चलेगा। जब ये IPL यानी 17वां IPL जो है, IPL का जो संस्करण चल रहा है 17वें IPL का, उसका फाइनल भी 26 मई को होगा, उस दिन तक ये आयोजित किया जाएगा। तो सैन्य अभ्यास शक्ति दोनों देशों के बीच प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था, यानी प्रत्येक 2 वर्ष किया जाता है, तो बारी किया जाता है। 21 वाला जो फ्रांस में था, तो इस बार 2024 में जो किया जा रहा है भारत के मेघालय में, और किस स्थान पर, मेघालय के उमरोई स्थान में किया जा रहा है ऑपरेशन एक्सरसाइज शक्ति। अब देखते हैं मुंबई के बारे में। तो इसमें सीनियर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में किया जा रहा है, मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INWTC मुंबई द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन INSA भी सहयोग कर रहा है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायन क्लबों के 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। करंट अफेयर से वे है कामी रीता शेरपा के बारे में इसमें देखते हैं। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार यानी 29th बार कदम रखकर इतिहास रच दिया। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वो पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले बसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी किए। ध्यान देना है कि ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार जो है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, लगभग जो है 8.85 किलोमीटर जो है ये एवरेस्ट है। इसको फतह करने पर यानी इसमें चढ़ने में जो कामयाबी प्राप्त की 29वीं बार कामयाबी पाई है, और वे हैं कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के ही हैं। और ध्यान देना है कि पहली बार इन्होंने 1994 में फतह पाई थी, और अभी रिकॉर्ड 29वीं बार 2024 में इस पर चढ़ाई की है। यानी कुल मिला के देखें तो 30 साल जो है ये कंटिन्यू चढ़े, और 29 बार लगभग देखें तो हर साल इनका एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 30 साल में 29 बार रिकॉर्ड रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह किया चढ़े हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ठोस कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होने पर जताई नाराजगी। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जीवन का मौलिक अधिकार, जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 38 तक जो है वह मौलिक अधिकार या फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। उसमें देखें तो अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का दिया गया, और इसके तहत जो इसके पूरक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए हैं मौलिक जीवन के मौलिक अधिकार में से प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, अर्थात स्वच्छ वातावरण भी मौलिक अधिकार है। इसमें देखते हैं ये इसमें व्याख्या जो की जा रही है। शहरी विकास सचिव को यहाँ हमने 12 से 38 बताया, बल्कि 12 से 36 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक जो वर्णन किया गया है वह फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के जो जीवन है, जीवन का जो अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार, उसमें उसकी व्याख्या की गई है। तो इसमें देखते हैं शहरी विकास सचिव यानी जो इसमें अभी हमने बताया 38 यह आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद जो है 38 उसमें शामिल है। तो उससे चूंकि संवैधानिक है, वहाँ चर्चा की वीडियो अन्य पार्ट में विस्तृत रूप से की गई। तो यहाँ देखते हैं शहरी विकास सचिव को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान खोजने को कहा कि अधिकारी कोई ठोस प्रस्ताव देने में असमर्थ रहे तो अदालत ठोस आदेश जारी करने पर विचार करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अस्थायी समाधान निकालना होगा
इसमें ये कहा गया, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि गुरुग्राम में प्रतिदिन 1200 टन ठोस कचरा पैदा होता है, उसे शोधित करने की क्षमता सिर्फ 150 टन प्रतिदिन है। फरीदाबाद में प्रतिदिन 1000 टन ठोस कचरा पैदा होता है, जबकि वहां शोधित करने की क्षमता सिर्फ 240 टन प्रतिदिन। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अस्थायी समाधान निकालना होगा, अन्यथा हमें बताएं कि किस श्रेणी के निर्माण पर हम रोक लगा दें, हम कठोर आदेश जारी करेंगे। तो इसमें यह है, दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र प्रतिदिन 3800 टन कचरे की अशोधित अनट्रीटेड रह जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भयानक स्थिति करार दिया। कोर्ट ने सोमवार कहा कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने कहा, हम इसके बारे में चिंतित हैं, पूरी दुनिया क्या कहेगी। 2024 में भारत की राजधानी में प्रतिदिन 3800 टन ठोस कचरा अशोधित रह जाता है। 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, हर जगह स्थिति भयानक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में देखते हैं तो 11 माह के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इसमें देखें तो बेंगलुरु आरबीआई ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के पास 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है। 3 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $641.59 अरब रहा। देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार हाल के महीने में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा है। 2030 तक ब्रॉडबैंड के लिए 4.2 लाख करोड़ की जरूरत होगी। यानी इसमें कहा गया 2030 तक 24 करोड़ घरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं से जोड़ने के लिए भारत को 4.2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। EY ग्लोबल के पार्टनर प्रशांत सिंघल ने ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम BIF के सम्मेलन में बात कही। अगला देखते हैं तो इसमें करंट अफेयर से बनता है। इसमें यह है कि FTA वाले देशों से 5 वर्षों में आयात 38% बढ़ा। यानी FTA का मतलब जो है मुक्त व्यापार समझौता। बीते 5 वर्षों के दौरान मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एसोसिएशन वाले देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, यानी FTA भारत का जो मुक्त व्यापार समझौता है उसमें देश संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 38% बढ़ा है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन देशों में कुल आयात $997.92 अरब रहा। वित्त वर्ष 2018-2019 में देशों में आयात $136.20 अरब रहा। ये सब जानकारी इसमें दी गई है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें देखें तो इसमें यह है कि इसमें देखते हैं ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया गया। इसमें देखें पी श्याम निखिल हाल ही में, यानी इसमें श्याम निखिल को 12 वर्ष के बाद मिला ग्रैंड मास्टर का दर्जा। तो इसमें शतरंज के बारे में पी श्याम निखिल, इनका नाम है पी श्याम निखिल, हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर GM नाम प्राप्त करके भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा सकता है कि भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो पी श्याम निखिल बने हैं। 8 वर्ष की आयु में शतरंज खेलना शुरू करने वाले श्याम निखिल को तीसरे नाम के साथ इस उपलब्धि के लिए 12 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। श्याम निखिल को लंबे समय से प्रतीक्षित GM नाम पूरा करने के लिए सिर्फ 1 जीत और 8 ड्रा की आवश्यकता थी। उन्होंने दुबई में खेले गए एक टूर्नामेंट में प्राप्त किया था। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 2012 में 2 ग्रैंड मास्टर नाम के साथ आवश्यक 2500 ELO रेटिंग अंक प्राप्त किए थे, जो GM बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक है। तमिलनाडु के नगरकोइली के इस खिलाड़ी ने कहा, मैंने 8 वर्ष की आयु में खेलना शुरू किया था। मेरे माता पिता ने मुझे इस खेल को सिखाया, लेकिन मैं 3 वर्ष तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सका। इसमें देखते हैं अंडर 13 राज्य चैंपियनशिप जीतने के बाद मेरे लिए अवसर खुल गए, क्योंकि मैं एशियाई और आयु वर्ग विश्व चैंपियनशिप खेल सकता था। भारत की चुनौती का प्रज्ञानंद हैम्पी वैशाली करेंगे नेतृत्व। तो इसमें देखें ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद, कोंड्रो हैप्पी और वैशाली रमेश बाबू 27 मई से 7 जून तक यहाँ होने वाले प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगे। शतरंज का विंबलडन जो नॉर्वे शतरंज इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज विंबलडन जो प्रतियोगिता है वह ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में देखें तो वह विंबलडन प्रतियोगिता जो तीसरे नंबर की, यानी 4 प्रतियोगिता, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियन प्रतियोगिता, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर विंबलडन और आखिरी में जो US प्रतियोगिता टेनिस में कराई जाती है। इसमें देखें जो नॉर्वे शतरंज है, इसको जो शतरंज की में शतरंज के विंबलडन के रूप में जाना जाता है। कि लोकप्रिय नाम से यह टूर्नामेंट हर वर्ष विश्व रेटिंग सूची में 6 ग्रैंड मास्टर को भाग लेने का निमंत्रण देता है। विश्व के 11वें नंबर के खिलाड़ी प्रज्ञानंद हाल ही में सुपर वेट, रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर 4था स्थान प्राप्त किया था। देखते हैं तो इसमें यह है कि 2025 में चौथी बड़ी
आर्थिकी होगा भारत, इसमें देखते हैं तो यह G20 में भारत के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत का कहना है कि सभी आर्थिक मानकों के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और उससे आगे देखें तो भारत से आगे जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका हैं। और भारत जो 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, किसको? जापान को पछाड़ते हुए। चौथे स्थान पर वर्तमान में जो है जापान है और 5वें स्थान पर अपना देश भारत है। एक दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $3.7 ट्रिलियन है। कांत के अनुसार रिकॉर्ड GST संग्रह, बीती 3 तिमाहियों में 8% से ज्यादा वृद्धि, विभिन्न देशों के साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार और प्रबंधन योग, मुद्रास्फीति जैसे कई प्रमुख कारण हैं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष जापान को पछाड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2024 में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी में शामिल रहने का अनुमान जताया है। IMF ने 2024 में भारत के विकास दर अनुमान को भी 6.8% कर दिया है। आगे देखते हैं तो रूस के साथ तेजी से बढ़ा कारोबार इसमें है। में तो बीते 5 वर्षों के दौरान रूस के साथ भारत का कारोबार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। इस दौरान भारत और रूस का द्विपक्षीय कारोबार $8.23 अरब से बढ़कर $61.44 अरब हो गया है। इससे रूस से आयात का हिस्सा $57.14 अरब, जबकि निर्यात सिर्फ देखें $5.84 अरब है। वजह यह है कि भारत ने रूस से फरवरी 2020 के बाद काफी ज्यादा कच्ची तेल खरीदता है। 2023-24 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात UAE तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच $83.6 अरब का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। आर्थिकी से अमेरिका को खूब बढ़ा निर्यात, चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। इसमें देखते हैं पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को निर्यात 48%, तो चीन से आयात 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसमें देखें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार $118.4 अरब रहा। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय कारोबार बीते वित्त वर्ष के दौरान $118.3 अरब रहा, यानी थोड़ा सा ही कम रहा, $0.1 अरब कम रहा। चीन से आयात में कमी होने के कारण और देखें $83.6 अरब के साथ UAE तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। और इसमें देखें $61.44 अरब पहुंच गया है द्विपक्षीय कारोबार। देखें 61.44 अरब पर पहुंचा रूस के साथ द्विपक्षीय कारोबार भारत का। रूस के साथ तेज से बड़ा कारोबार उसको हमने देख लिया है। ये सब जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में दालों का शहर किसको कहा जाता है। तो दालों के शहर के बारे में देख लेते हैं। दालों का शहर जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश की जो जिला बलरामपुर है, जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें जो जिला बलरामपुर है इसको दालों का शहर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखें क्यों कहा जाता है दालों का शहर, तो इसको इस प्रकार से देखते हैं। बलरामपुर शहर को दालों के शहर के रूप में जाना जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश कि एक जिला एक उत्पाद वेबसाइट के मुताबिक बलरामपुर दाल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ 5 प्रकार की दालों का कल्टीवेशन किया जाता है। साथ ही इन दालों को असम और पश्चिम बंगाल समेत भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस जिले में दालों का एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, यहाँ 75 जिले हैं और सबसे आबादी वाला भी राज्य है। यहाँ कुल 75 जिले हैं जो कि 18 मंडलों में आते हैं। कुल मंडल जो 18 हैं। साथ ही यहाँ 822 सामुदायिक विकास खंड, 351 तहसील और 17 नगर निगम है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला देखें सोनभद्र और सबसे पश्चिमी जिला देखें तो शामली है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी है जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। वहीं सबसे छोटा जिला की बात करें तो हापुड़ है जो 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दालों का जो शहर कहा जाता है बलरामपुर को कहा जाता है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। यानी देखें भारत में प्रेजेंट स्थिति में 2024 में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल मिलाकर जो है 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। वर्तमान दृष्टिकोण से देखें 2011 जनगणना के साथ देखें तो 19 करोड़ से ज़्यादा आबादी थी। वर्तमान में ये 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है उत्तर प्रदेश की 2024 में। तो इसमें देखते हैं जो कि यानी चौथा सबसे बड़ा राज्य, इसके क्षेत्रफल देखें तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत देखें तो भारत का यह राज्य पूरे भारत का 7.33% हिस्सा है। वहीं भारत पूरी दुनिया में
2.7% हिस्सा है। भारत जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से भारत की जो पूरी दुनिया 2.4% है। और आबादी के साथ देखें तो भारत जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो गया है 2024 में, चाइना को पछाड़ते हुए। इससे पूर्व जो है चाइना विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश था। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता, जिसमें से राज्य को विशेष पहचान मिलती है। और कुछ जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो इसमें है